दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था मरमंस्क बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। और कथन 2 था, ये बैरेंट सागर के तट पर कोला प्रायद्वीप पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में रूस के आर्कटिक में भारत की भागीदारी मजबूत हुई है, क्योंकि इस वर्ष मरमंस्क बंदरगाह पर माल ढुलाई में भारतीय माल का वर्चस्व रहा है। बता दें कि मरमंस्क बंदरगाह रूस के सबसे बड़े बर्फ मुक्त बंदरगाहों में से एक है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये बैरेंट सागर के तट पर कोला प्रायद्वीप पर स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। मुख्य बंदरगाह क्षमताएं कोला खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, जबकि कोला खाड़ी के पूर्वी तट पर कई छोटी मछलियां और बेड़े रखरखाव टर्मिनल हैं। इस बंदरगाह का पूरे वर्ष आवागमन होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पिबोट शब्द किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है गहरे पानी में डूबने वाला वाहन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित चैटबोट, एक ह्यूमनॉइड पायलट, या फिर एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक ह्यूमनॉइड पायलट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी KAIST के इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने पिबोट नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है। ये दुनिया का सबसे पहला ह्यूमनॉइड पायलट है। ये कॉकपिट में सभी एकल नियंत्रणों में हेरफेर करके एक मानव पायलट की तरह कॉकपिट को संशोधित किए बिना विमान उड़ा सकता है। ये उड़ान मैनुअल की प्राकृतिक भाषा को संसाधित करने और वास्तविक समय में उड़ान के संचालन को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स प्रौद्योगिकियों को जोड़ता है। पिबोट विमान में गंभीर कंपन के बावजूद भी उड़ान उपकरणों को कुशलता से संचालित करने के लिए अपनी भुजाओं और उंगलियों को नियंत्रित कर सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक ह्यूमनॉइड पायलट। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। कथन 2 है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और कथन 3 है, इसमें लंबी घास पाई जाती है, जिसे आमतौर पर हाथी घास कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सभी तीनों कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में आने वाले गांव के निवासियों को स्थानांतरित करने के लिए धन जारी करने का निर्देश दिया है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तीनों राज्यों अर्थात कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह टाइगर रिजर्व नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी ढलान पर स्थित है, जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी आम सीमा पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, दक्षिण एवं पूर्व में नीलगिरी उत्तरी डिवीजन और दक्षिण पश्चिम में गुडलूर वन डिवीजन के साथ लगती है। इसमें लंबी घासें पाई जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर हाथी घास कहा जाता है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तीनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक प्रजनन उपचार तकनीक है। कथन 2 है, इसमें शरीर के आंतरिक भाग में निषेचन कराया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन ही सही है। हाल ही में गोवा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त IVF सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्र निषेचन है। ये एक सहायक प्रजनन उपचार तकनीक है, इसलिए कथन 1 सही है। जो दंपत्ति सामान्य तरीके से संतान पैदा करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में किसी महिला के अंडाशय से एग निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं यानी स्पर्म से कराया जाता है।
इस प्रकार का निषेचन शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। इसमें ना तो किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत होती है और ना ही हॉस्पिटलाइज होने की। भारत में आईवीएफ वैध है और इसका विनियमन सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम 2020 के तहत किया जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस योजना की शुरुआत फरवरी 2018 में की गई थी। कथन 2 है, ये पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और कथन 3 है, इस योजना का वित्त पोषण संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सभी तीनों कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लें। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण यानी सीएजी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई में अनियमितताओं को लेकर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसलिए कथन 2 सही है। फरवरी 2018 में लॉन्च हुई ये योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है, इसलिए कथन 1 सही है। इस योजना का वित्त पोषण संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। वित्त पोषण की बात करें तो सभी राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में इसका अनुपात 60:40 है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिए यह अनुपात 90:10 है। इसके अलावा विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों हेतु 100% वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। एनएचए को एक स्वायत्त इकाई के रूप में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से गठित किया गया है, जबकि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यानी एसएचए राज्य में इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन के साथ किस रासायनिक तत्व का सम्मिश्रण शामिल होता है? आपके ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, पोटाश या फिर जिंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सल्फर। बीते दिनों पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड उर्वरक लॉन्च किया, जिसके चलते भारत के उर्वरक क्षेत्र में काफी सुधार होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से खेतों में कम खाद देनी पड़ेगी और फसल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। बता दें कि यूरिया गोल्ड यूरिया की एक नई किस्म है। इसे सल्फर के साथ मिलाकर 37% नाइट्रोजन यानी N और 17% सल्फर यानी S के साथ मिश्रित रूप में तैयार किया गया है। ये सल्फर कोटेड यूरिया यानी SCU होता है, इसलिए इसे सल्फर यूरिया भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे मिट्टी में सल्फर की कमी नहीं रहती। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी RCF द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सल्फर। अगला प्रश्न है, उद्गम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उद्गम का पूरा नाम अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है। और कथन 2 है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने लॉन्च किया है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, इसलिए कथन 2 सही है। उद्गम एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल है जिसका नाम अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है, इसलिए कथन 1 सही है। ये पोर्टल आम लोगों के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी अनक्लेम डिपॉजिट्स की खोज करना आसान बनाता है। RBI ने लोगों से अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स को क्लेम करने के लिए अपने बैंकों से संपर्क करने की सलाह दी है। बता दें, किसी बैंक में 10 वर्षों के बाद दावा न किए गए जमा को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता यानी DEA फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके बाद इसका रखरखाव RBI द्वारा किया जाता है। आंकड़ों की माने तो फरवरी 2023 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट्स की कुल राशि लगभग 35,000 करोड़ रुपए थी, जबकि दावा न किए गए खातों की संख्या लगभग 102 मिलियन थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। लोन्स डेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हीरे का एक दुर्लभ हेक्सागोनल रूप है। कथन 2 है, इसका निर्माण एक सुपर क्रिटिकल रासायनिक वाष्प जमाव प्रक्रिया से हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है,
यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में एक शोध दल ने यूरेलाइट उल्कापिंडों में लोन्सडेलाइट के अस्तित्व की पुष्टि की है, जो दूर के बौने ग्रह के आवरण से उत्पन्न हुआ है। लोन्सडेलाइट हीरे का एक दुर्लभ हेक्सागोनल रूप है, जो पारंपरिक हीरे से अधिक मजबूत हो सकता है, इसलिए कथन एक सही है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले एक बड़े क्षुद्र ग्रह के साथ बौने ग्रह की टक्कर से लोन्सडेलाइट का निर्माण हुआ होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि लोन्सडेलाइट के परमाणुओं की हेक्सागोनल संरचना संभावित रूप से इसे नियमित हीरे की तुलना में कठिन बना सकती है। अनुसंधान ने इस बात की भी पुख्ता सबूत पेश किए हैं कि लोन्सडेलाइट का निर्माण एक सुपर क्रिटिकल रासायनिक वाष्प जमाव प्रक्रिया द्वारा हुआ है, इसलिए कथन दो सही है। ये रासायनिक वाष्प प्रयोगशाला में विकसित हीरे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों में से एक है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह मिशन वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, और कथन दो है, इसके तहत 70 सुपर कंप्यूटर तैनात किए जाने हैं। उपरोक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए 9 और सुपर कंप्यूटर को मंजूरी दी है। सरकार ने इसके लिए 14,903 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया है। चलिए जानते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। तो इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत 70 सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल करने को मंजूरी मिली थी, जिसमें से 18 तैनात किए जा चुके हैं, इसलिए कथन दो भी सही है। इस मिशन का उद्देश्य एक मजबूत भारतीय नेटवर्क स्थापित करना है, जो सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम हो। यह मिशन सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया दृष्टिकोण का समर्थन करता है, और इस मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक पुणे और IISc बेंगलुरु द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आपको बता दें, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत, परमसिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, इसके साथ भारत का जुड़ाव 2005 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शुरू हुआ। ईरान पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य है। भारत SCO शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है, या फिर इस संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इसके साथ भारत का जुड़ाव 2005 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में बेलारूस ने कहा है कि वह 2024 तक शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का पूर्ण सदस्य बनने के लिए तैयार है। शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शंघाई में की गई थी। भारत ने 2009 में पहली बार नेतृत्व स्तर पर भाग लिया और 2017 में पाकिस्तान के साथ पूर्ण सदस्य बन गया, इसलिए विकल्प सही होगा। ईरान इस बार सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जबकि बेलारूस को इसकी सदस्यता देने की प्रक्रिया चल रही है, और भारत इस वर्ष इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ भारत का जुड़ाव 2005 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। लखपति दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसमें 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कथन 2 है, इसके तहत महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।